ऑल राइट। तो अगर आवाज नहीं आती है या डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बता देना, और विजिबल नहीं होना स्क्रीन तो भी बता देना। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पेपर आज का जो था मेरे ख्याल से मॉडरेट लेवल का ही था, है ना। वी कैन नॉट से कि दिस इज अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ पेपर। आई थिंक इजीली आप लोग इसमें 80-90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, 80-90 मार्क्स स्कोर करने लायक पेपर था ये। और मैं 80-90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने, इन केस अगर पहली बार आप दे रहे हो इस बार नीट, तो आपकी प्रिपरेशन जो है उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जिस जो बंदा रिपीट कर रहा है, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु आर रिपीटिंग, उनके लिए आराम से 130-140 लाइक स्कोर करने लायक है ये पेपर। ठीक है, तो आप लोगों को टारगेट अकॉर्डिंगली सेट करना है। मिनिमम स्कोर जो आ सकता है पेपर में वो आपका आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको एनालिसिस करनी है बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली फॉर दो सब्जेक्ट्स जिसमें कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं रिलेटिवली जितने आने चाहिए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबसे। Yes, sir. सो क्विकली आई ट्राई टू लेट यू नो द आंसर्स। आपको मैं मीनवाइल पूछूंगा भी, सही आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, तो आपको बस ये बताना है कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है भाई सबका? डी ऑप्शन, Yes, sir. है ना। हो गया होगा ये, व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? सर मेरा बी आया, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन? बेटा यस 2 सर। माइक्रो ही तो आएगा। सॉल्व करना है क्या? देखो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, ये होता है टॉर्क। यस सर। राइट, अब इसमें आपको टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 4, दिख रहा है सबको, 4 न्यूटन मीटर दे रखा है। राइट, अब पी निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा पी इंटू 2 इंटू, बोलो आगे बोलो, 10⁵, 2 इंटू 10⁵, यस सर। मल्टीप्लाई बाय साइन कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यस सर। पी से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा साइन 30। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा पी का वैल्यू आएगा बच्चा 4 इंटू 10⁻⁵। तो आप चेक करते जाओ आपकी वैल्यूज अगर गलत आई है तो 4 इंटू 10⁻⁵, है ना। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कॉलम मीटर। यस सर। ठीक है, तो पी की वैल्यू ये आनी चाहिए। अब डाइपोल मोमेंट लिखते कैसे हो तुम? क्यू मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, यस सर। जिसमें लेंथ तुमको दे रखी है डाइपोल की, विच इज 2। अब 2 क्या दे रखी है? 2 दे रखी है तुमको सेंटीमीटर, तो तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। है ना। 0.02 हो जाएगा, यस तो यहाँ सर। से चार्ज निकल जाएगा। चार्ज हो जाएगा आपका P/L। पी की वैल्यू आपने निकाल ली है, 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.02। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.02, जिसका वैल्यू आपका आएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम्स, विच इज 2 माइक्रो कूलम्स। क्या डाउट है इसमें बताओ? कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है? ठीक है, यस सर। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आई एम वेरी श्योर कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी जिसका भी गलत हुआ है। सेकंड क्वेश्चन। सर ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 0 डिग्री? यस सर। तो श्योर? मेरा 90। 0 डिग्री आ रहा है पक्का सबका? यस सर। 90 आ रहा है? 90 कैसे आ रहा है बेटा? कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम? एक सेकेंड वेट करो बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ। किसी का अनम्यूटेड तो नहीं है? एक बार म्यूट कर लो सब। ऑल राइट, अभी क्लियर है। हाँ भाई, हाँ 0 डिग्री कैसे आया? ये हमको पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे लिखते हैं। R = √a² + b² + 2ab cos θ, यही होता है रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स अगर ए और बी ले लें हम तो। कोई डाउट इसमें? a² नो + b² + 2ab cos θ। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसपे आपका रिजल्टेंट है मैक्सिमम आ जाए।
तो अगर इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है बेटा तो cos 0 को 1 करना पड़ेगा, तो cos 0 को 1 करने के लिए थीटा को 0 ही तो करना पड़ेगा। क्या डाउट है इसमें बेटा? आप कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करोगे तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करोगे ताकि आपका पूरा क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो cos थीटा ही तो वेरिएबल है इसमें, ए और बी तो तुमको ऑलरेडी पता है, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो थीटा चेंज कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आएगी। वहीं अगर आप cos थीटा की जगह थीटा 0 रख दो तो cos 0 1 बन जाएगा और आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि अंडर रूट से कट के ए प्लस बी वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो मैक्सिमाइज करने के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आंसर बताओ। So C option. 0.8 एम्पियर। क्या कर रहे हो बेटा? किस सवाल गलत करके आए हो? कैलकुलेशन में गलती करके आए हो तुम बहुत सारी, क्योंकि ये सब सवाल तुम गलत कर ही नहीं सकते। फॉर्मूला मुझे पूरा यकीन है तुम्हें पता होगा। क्या होता है करंट? एनईएवीडी। Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं आप लोग? इसमें आपको सीधा करंट फ्लो पूछ रहा है, सब चीजें दी हुई है, लिटरली सब चीजें दी हुई है तुम्हें। एन की वैल्यू क्या क्या लिखोगे? 2 × 10⁻²1 दिया हुआ है ना बेटा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 × 10⁻²1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, एरिया क्या लिखोगे? बताओ अब, जल्दी जल्दी बताओ सारी चीजें। एरिया क्या लिखोगे? मेरी आवाज आ रही है? एम आई इवन ऑडिबल बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान? Yes, sir. Yes, sir. Arya was. ओके, तो एरिया क्या लिखेंगे हम? 10। 100 mm है ना, तो 10 लिख दो एरिया को। और Yes, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड 0.25 इंटू 10⁻³ भाई 0.25 mm/s है ना, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो अब इसको सॉल्व करके अगर तुम गलत आंसर निकालोगे तो फिर काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, 0.8 एम्पियर आपका आंसर आना चाहिए। आगे चलें या इसी को डिस्कस करना है? और Yes, sir. कुछ बोलेंगे आप लोग? फोर्थ क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? अरे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? डी ऑप्शन आया। Yes, sir. 5 × 10⁻⁵ मैग्नेटिक इंडक्शन ही तो निकालना है बेटा इसमें। अब तुम Yes, जो sir. ये तो सवाल तुम गलत कर रहे हो ना, इसको डिस्कशन करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप लोग ये सवाल गलत नहीं करना है आपको। जो बेसिक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आ रहा है ना, उसको आप गलत करो, समझ में आती है बात, है ना। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, अब ये है बहुत इजी कैलकुलेशन, लेकिन इसमें तुम हो सकता है कि समझ नहीं पाए हो क्वेश्चन को, तुमने गलत कर दिया हो। फिफ्थ क्वेश्चन आया किसी को? अच्छा क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन हुआ किसी से? No, sir. हाँ, तो Skip ये कर क्वेश्चन, दो. हाँ ये क्वेश्चन आप स्किप करोगे या गलत करोगे समझ में आता है। इससे गलत तो नहीं करना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करना है, गलत नहीं करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बनता है। लेकिन जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है अभी तक जो हमने करे, टॉप 4 क्वेश्चन, इनमें इन चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। अभी टॉर्क मीटर की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपसे टॉर्क की डायमेंशन ये निकलवाना चाहता है ना। भाई टॉर्क मीटर क्या कैलिब्रेट करेगा? टॉर्क ही तो करेगा। क्या होता है Yes. टॉर्क डायमेंशन? क्या होता है टॉर्क का डायमेंशन? टॉर्क होता है R×F, है ना। यानी तुम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? फोर्स से। तो क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन? ml/t-2. ml/t-2। इसमें तो डाउट नहीं किसी को। फोर्स को No, sir. मल्टीप्लाई कर सकते हो डिस्टेंस से, है ना, डायमेंशन निकालने के लिए। अब तुमको ये पूछ रहा है कि भाई आपका टॉर्क जब कैलिब्रेट हुआ तो 5% एक्यूरेसी से आपने चीजें निकाली सारी, मास, लेंथ और ये सब चीजों की। तो अब जब आप एरर निकालते हो, सबका है 5% जो एक्यूरेसी, तो जब आप कैलिब्रेशन में एरर निकालोगे, भाई आप नेट एक्यूरेसी निकालना चाहते हो ना, तो आप क्या लिखोगे कि जो टॉर्क की एक्यूरेसी में जो एरर है डेल्टा टाउ/टाउ, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ml/t-2 है। ध्यान से देखना क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा m/m
ये तो आया मास में, है ना। अब एरर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हम हमेशा, पढ़ा पढ़ा है हमने ये, है ना। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा L/L, ये समझ में आया। Yes, sir. और टाइम का भी क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा, 1/2. नहीं, 2 टाइम्स डेल्टा T/T, ये मैंने पहले बताया हुआ है कि ऑलवेज मैक्सिमाइज द एरर, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके केस में भी आपको 2 टाइम्स डेल्टा T/T ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है आगे। भाई तुमको जो टाइम में एरर निकालना है, जब कैलिब्रेट कर रहे हो आप टॉर्क को, तो आप जब वैल्यूज निकाल रहे हो टॉर्क की, तो मास, लेंथ और टाइम में निकाल रहे हो, तो सबकी एक्यूरेसी 5% है। तो कितने परसेंटेज एक्यूरेसी आई है या कितना उसमें चेंजेस आए हैं, एरर आया है, वो आप निकालोगे, तो टाइम का आप डेल्टा T/T लिखोगे, ये तो आपको पता है ना। लेकिन आप जब डेल्टा T/T लिखोगे तो आप माइनस के साथ नहीं ऐड करोगे उसको, अगर आपको नेट एक्यूरेसी निकालनी है तो, या फिर नेट एरर निकालना है तो आप हमेशा ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना होता है एरर। ये बात याद आ रही सबको, मैंने बताई थी यस सर। ना। सर किस केस में 1/2 लिखते हैं, लाइक होता है ना कि 1/2 लिखते हैं किसी केस में। बेटा वो फॉर्मूले में आपके डिवीजन में आ रहा है, तो डिवीजन में मतलब फॉर्मूले में आ रहा है, यहाँ पे आप, आपका जो डायमेंशन है उसकी बात हो रही है, तो हर इंडिविजुअल क्वांटिटी को आपको ऐड करके मैक्सिमाइज करना है। जब हम ऐड करके मैक्सिमाइज नहीं करना होता हमें, तब लिखते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली ऐड करेंगे तीनों को, मास को भी, लेंथ को भी, टाइम को भी, ठीक है। तब जाके आपकी नेट एक्यूरेसी निकलेगी। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे +2 टाइम्स डेल्टा T/T। अब सबकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5%। डेल्टा M/M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% का मतलब क्या हुआ, 0.05 हुआ। इसको मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.05। अरे 5% का मतलब यही तो होता है ना, 5/100। ये 0.05 ही तो होगा बेटा, है ना। तो ये आ गया 0.05 प्लस 2 टाइम्स 0.05, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, और फिर एक और बार हम लिखेंगे 2 टाइम्स 0.05। ये समझ में आया, समझ में आया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 0.25 बनेगा। तो 0.25 का मतलब क्या है, 25%। नेट एक्यूरेसी कितनी आई है, 25%। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डील विद सच क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, 6 सर क्वेश्चन तो होगा। हाँ जी। सर वैसे हमें पता तो चलेगा कि इसे मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। बेटा जब नेट एक्यूरेसी जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं ना, नेट, किसी भी चीज का टोटल, नेट, ये सब निकालना है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है। आपने क्या किया, इसमें माइनस किया था आपने। नो सर, मैंने क्वेश्चन तो स्किप कर दिया था वैसे। अच्छा, क्वेश्चन ही स्किप कर दिया था, चलो कोई ना। लेकिन जो फंडा है हमारा परसेंटेज एरर निकालने का, ठीक है, उसका, उसको यूज कैसे करते हैं हम, कि परसेंटेज एरर जब हमें निकालना है और नेट निकालना है, तो मतलब आपको मैक्सिमाइज करने हैं आपके सारे एरर्स, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका यही होगा आपका, और जनरली आपसे यही पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, उसमें आपको एडिशन ही करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आते ही नहीं है वैसे, वैसे हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ऑल्दो आप थोड़ा सा देख लेना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको, है ना। और उसमें PYQs में भी आपको पुराने जो क्वेश्चन है, बहुत पुराने जो क्वेश्चन है, उसमें मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको मैक्सिमाइज हो सकता है नहीं करवा रहा हो, ठीक है। बट अधिकतर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज ही करना है। क्यों? क्योंकि आपको नेट एक्यूरेसी या नेट एरर या टोटल एरर पूछ रहा होता है ये मोस्टली, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये पूछ रहा है कि नेट एरर कितना आ रहा है, नेट एक्यूरेसी कितनी है, सॉरी, टॉर्क मीटर की, ठीक है। तो नेट निकालने के लिए हर क्वांटिटी को इंडिविजुअली मैक्सिमम एरर पे निकालना पड़ेगा। आगे चले। यस सर। Cool. तुमको मैं ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा वैसे, जिससे तुम क्लियर हो जाएगा। 2 तरह के अलग अलग एग्जांपल आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है, इस पे बेस्ड, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि किस केस में क्या यूज करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आई विल शेयर, 2 तो अलग अलग तरह के, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एरर के ऊपर, ठीक है। चलते हैं, आगे चलते हैं। 6 हुआ, यस सर, ए ऑप्शन आ रहा था। 6 तो हो गया होगा। 1 सेकेंड आंसर है इसका, बिल्कुल रीजनिंग पे बेस्ड है ये, रीजनिंग के क्वेश्चन है, मतलब ये कोई साइंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। एक ट्रेन आ रही है इधर से, एक ट्रेन आ रही है इधर से, तो जब ये दोनों क्रॉस करेंगी, तो जैसे कि मान लो आप ये पार्टिकल हो, यहाँ बैठे हो आप A पॉइंट पे, तो आप ध्यान से देखो तो आपको
टोटल लेंथ जो कवर करनी है वो इस ट्रेन की भी है पूरी, और अपनी खुद की भी तो लेंथ है भाई। जब तुम पूरा क्रॉस कर दोगे तो तुम केवल ऐसे ही थोड़ी क्रॉस करोगे कि यहाँ पे ये चल रही है। अब तुमने यहाँ पे बैठे हो, मान लो तुम यहाँ पे ए पॉइंट पे बैठे हुए हो आप, और आपने जब इसको यहाँ से क्रॉस कर लिया, यहाँ पे आ गए आप, जब तक आप ये पूरा क्रॉस नहीं करोगे, इस ट्रेन को पूरा क्रॉस नहीं करोगे, तब तक आपको माना थोड़ी जाएगा कि आपने क्रॉसिंग कर ली है पूरी। नहीं समझ में आई बात? अगर हम केवल यहाँ पे आने तक का टाइम निकालते तो हम एक ट्रेन की लेंथ लेते, लेकिन हम पूरी क्रॉसिंग का टाइम निकाल रहे हैं ना बेटा। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट अगर एक पूरे एज पे था यहाँ पे, और ये दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही थी मान लो, तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये इस ट्रेन के लास्ट पॉइंट से क्रॉस कर जाना चाहिए। यही होता है क्रॉसिंग का मतलब। यस तो इसका मतलब यही तो हुआ कि आपको इसकी भी लेंथ लेनी पड़ेगी L1 और इसकी भी लेंथ लेनी पड़ेगी L2। ठीक है, तो जब आप दोनों की लेंथ लोगे तो आप क्या लिखोगे? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ अपॉन वेलोसिटी। टोटल Yes. लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी? वेलोसिटी कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों चल रहे हैं ना बेटा। अगर एक चीज नहीं चल रही होती, एक चीज रुकी हुई होती, तो जो चल रही होती उसकी वेलोसिटी ले लेते। पर यहाँ पे तो दोनों ट्रेन चल रही है 20-20 से, ये भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से और ये भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे रिलेटिव निकालने के लिए? सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे सर। ऐड क्यों करेंगे? रीजन क्या है इसका? लॉजिक क्या है? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर रहा है ना वो, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। हाँ, और अगर साइन समझ में नहीं आता है, अगर ये थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज कर हो जाता है इस चीज में कि सर नेगेटिव नेगेटिव प्लस कैसे हो रहा है या पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे सोच लिया करो कि यार अगर तुम इधर से आ रहे हो इस जगह से, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से कोई और आ रहा है और तुमको क्रॉस करना है, तो अगर तुम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो तुम जल्दी क्रॉस कर जाओगे ना, तुम्हारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझो ना कि अगर एक जना रेस्ट पे है, यहाँ पे बैठा हुआ एक जना रेस्ट पे, और यहाँ पे तुम थोड़े दूर से आ रहे हो। अब तुम अगर आ रहे हो अकेले, अकेले मतलब तुम अपनी स्पीड से आ रहे हो और ये रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो तुमको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम कब लगेगा? जब ये जो रेस्ट पे बैठा हुआ था ये भी चले। अब दोनों चल रहे हैं तो कम टाइम लगना चाहिए। और कम टाइम कब लगता है? जब स्पीड बढ़ जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही दो चीजें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या आएगी? एडिशन करके आएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ हो गई आपकी कितनी? 40 + 40 80। ठीक है, x + x ले लो या 40 + 40 ले लो। और 40 + 40 क्यों लोगे? 40 मीटर लॉन्ग है ना यहाँ। ठीक है, 40 + 40 x आपकी लेंथ हो गई लेट से, टोटल लेंथ, और रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे तो कितनी बन जाएगी? 40 बन जाएगी। और 20 x/20 + x/20 टाइम निकल जाएगा, विच इज +2 40/41 सेकेंड। किसी और का कोई और ऑप्शन आ रहा है इसमें? सर मेरा सेकंड आ रहा है। सेकंड ऑप्शन कैसे? क्लियर नहीं हुआ क्या क्वेश्चन? दोबारा डिस्कस करें? यस सर। क्या डाउट आ रहा है? मुझे डाउट बताओ पहले। पहले डाउट तो बताओ, तभी तो डिस्कस होगा। सर पहले मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, उसके बाद डिस्टेंस, तो मैंने फॉर्मूला लगाया T = D अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो हाँ, उससे मेरा 2 सेकंड आया। कितना आया उससे? 2 सेकंड। 2 सेकेंड आया। हम्म, सर यहाँ पे रिलेटिव टोटल है वो तो हम 40 मीटर ही लेंगे ना, क्योंकि क्रॉसिंग एक और दूसरे के रिलेटिव में 40 मीटर इफेक्टिव आ रहा है। लेकिन अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐसे ही निकलेगी। आपको एक की 20 लेनी, दूसरे की भी 20 लेनी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सर जो लेंथ है, जो 40 + 40 हम कर रहे हैं। हम्म, हाँ 40 + 40 करोगे, दैट इज ट्रू। हाँ, तो ये 40 + 40 आपका 80 हो जाएगा ना। सो 40 + 40 आपका 80 हो जाएगा। नीचे कितना है? अच्छा 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 + 20 40 हो जाएगा, दैट इज ट्रू। दिस शुड बी योर आंसर। दिस शुड बी योर आंसर। दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इसमें करेक्शन है। बी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। देखो बेटा, जो डिस्टेंस कवर्ड है ना टोटल, वो तो आपका
टोटल 80 मीटर ही है, ये आप समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आंसर को भी छोड़ो, सॉल्यूशंस में जो करेक्शन है वो मैं करवा दूंगा, उसको छोड़ो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझो। अगर किसी पार्टिकल को जो रेस्ट पे बैठा हुआ है, अगर टोटल लेंथ कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस जो आप देख रहे हो टाइम लगेगा ना, तो रेस्ट पे मान लो कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, अब वो आ रहा है 40 मीटर की लेंथ की ट्रेन लेके अपनी, अब क्रॉसिंग कब मानी जाएगी, जब पूरी 40 मीटर कवर हो जाए, इज दैट राइट? बोलो भाई, क्रॉसिंग कब मानी जाएगी फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट 40 मीटर कवर हो जाए। अब इधर से भी आ रहा है पार्टिकल, इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से अगर आ रहा है तो आपकी इफेक्टिव लेंथ कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, या सेम रहनी चाहिए? टोटल डिस्टेंस कवर बताओ भाई, बताओ। मुस्कान, कार्तिक, सुहानी, साक्षी, क्या लगता है आपको, कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? सर फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, तो आपका पूरा ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो एक ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर, लेट से 40 मीटर की ट्रेन आ रही है ना। लेकिन अब आपने अपने पार्टिकल को रेस्ट से चला दिया, पहले तो रेस्ट पे था, अब चला दिया, अगर चलाया आपने ट्रेन को, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होना चाहिए? फोर्टी प्लस 40 होना चाहिए, या फिर आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो 40 ही रहेगा, या कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ये भी आप बोल सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को? सर इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा ना बेटा, यस सर। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि आप ये भी तो देखो कि आपकी खुद की भी तो लेंथ है जो कवर होनी पड़ेगी पूरी। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए खुद लास्ट पे इसलिए क्योंकि क्रॉसिंग तो तभी मानी जाएगी ना जब पूरी ट्रेन क्रॉस हो जाए। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से जब तक पूरी क्रॉस नहीं होती है, ये वाली सिचुएशन को माना जाएगा ना क्रॉसिंग, तो जब उनकी टेल से मिल जाए, है ना, एक ट्रेन की टेल जो है दूसरी ट्रेन की टेल से मिल जाए, तो दोनों की डिस्टेंस आपको पूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। टोटल आंसर जो है बी ऑप्शन है, इसको करेक्शन है, जिसका 1 सेकंड है उसका सही मान लिया जाएगा, क्योंकि शायद सोल्यूशन में 1 सेकंड दिया हुआ है आई गेस, बट यू नीड टू नो के आंसर जो है वो बी है ऑप्शन, ठीक है। आगे चलें, यस सर। कूल। 7th हुआ, 7th का आंसर कितना आ रहा है भाई? डी ऑप्शन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है और टाइम कम है, तो मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें एक भी बच्चा डाउट बोलेगा। अगर तुमने डाउट नहीं बोला, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे चलूंगा, क्योंकि 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं होना डाउट होना, मतलब ये डिस्कशन होना पूरा, ठीक है। हर बार हमारे यहाँ डिस्कशन छूट जाता है या आपका 1 घंटा आधा घंटा एक्सटेंड हो जाती है क्लास। तो अगर आपने नहीं बोला कि सर डाउट है, मैं आंसर बताऊंगा और आगे चलूंगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है। 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे? 7th क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ है, क्या हो गया बेटा, -2। -2 मतलब समझा नहीं मैं बेटा, -2 क्यों लिख बोला आपने? पहले का बता रहा है वो। पहले का बता रहा है, हाँ पहले का 2 है आंसर, 2 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, सॉरी 2 सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट वाले का बता रहा है सर, 8th वाले का। नेक्स्ट 8th वाले का आंसर बता रहा है बेटा ये तो डिस्कशन हो जाने दो पहले, 7th क्वेश्चन तो। हाँ भाई, तो तुमसे इसमें पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स इन्वॉल्व कितना है, ठीक है। एक प्लेयर है जो कि फुटबॉल को क्या कर रहा है, फुटबॉल है 0.5 किलोग्राम की, वो आ रही है टुवर्ड्स हिम विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इफ द इम्पैक्ट लास्ट फॉर 1/50 सेकंड एंड द बॉल बाउंसेस बैक, तो ये केस किस चीज का है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है ये बात समझ में आती है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, और जितने टाइम में चेंज हुआ मोमेंटम उतना टाइम आपको दिया हुआ है 1/50 सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्स को हम ये लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू v माइनस u अपॉन t, ये लिख सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, देख के बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना भाई? आपका फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है, और टाइम कितना लगा है? 1/50। अच्छा, इसमें क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बॉल है वो अप्रोच अगर इस डायरेक्शन में कर रही है, तो वो रिबाउंड जो हो रही है, बाउंस बैक कर रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। बात समझ में आ रही है सबको? यस तो अगर आप सर। फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा 15 माइनस ऑफ 10,
है ना, दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। ये समझ में आ रहा है? v माइनस यू आप कर रहे हो तो u यहाँ पे -10 है और v 15 है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि v माइनस यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस ऑफ -10 विच इज 25। तो ये गलती आप हो सकता है कर दी हो आपने, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 25 आएगी। अभी अभी समझ में आया क्या गलती हुई होगी, यस सर। है ना। तो इसका आंसर आएगा 625 न्यूटन। अगला हुआ, अगले वाले का आंसर बताओ। डी ऑप्शन आ रहा है अगले वाले का, बहुत बढ़िया, यस सर। है ना। फॉर्मूला पता है तुमको तो इसका यार, मैग्नीफाइंग पावर का, v अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यस सर। इसमें d क्या हो जाता है, व्हाट इज d? अरे d क्या होगा भाई, 25 होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 होता है इसका वैल्यू। सवाल में नहीं दिया हुआ है ये, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि बस डिस्टिंक्ट विजन है ना, इज फोकस्ड ऑन डिस्टिंक्ट विजन। यू शुड नो दिस कि यार कैपिटल डी की वैल्यू 25 होती है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन। आप तो वैल्यूज पुट करनी है बस। आगे चले, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हुआ, नाइन्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। यस सर, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। समझ में आया है सबको ये कैसे होगा? यस सर। अगर आप किसी स्टिक को थ्रो कर रहे हो, अगर आपने किसी स्टिक को थ्रो करा, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये स्टिक जो है वो ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे जाएगी, ये पूरा इसका जो मोशन होगा, ट्रेजेक्टरी होगी, ऐसे कुछ जाएगी। तो यस इसका सर। जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आप उसको एक पॉइंट मान लो, सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मानना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन केवल है ग्रेविटी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है सेंटर ऑफ मास पे, जब स्टिक को फेंक दिया तुमने हवा में, है ना। भाई सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल अगर आप मानोगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा ना स्टिक का हवा में फेंकने से। ये बात समझ में आ रही है सबको? जस्ट बिकॉज यू आर थ्रोइंग द स्टिक इन द एयर, उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा भाई, है ना। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टिक को या तो काट दो या उसमें ऐड कर दो मास, तब जाके शिफ्ट होगा। सो यू कैन ऑलवेज अज्यूम दैट सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड at a point and that point is moving under the influence of gravity, so the path will be parabolic in all the cases। क्योंकि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जब अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है तो वो पैराबोलिक पाथ बनाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़ा हुआ है हमने। क्लियर है भाई सबको? आगे चले, यस सर। 10वां क्वेश्चन, ये भी होना चाहिए था। सर इसका सी ऑप्शन है क्या? कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन ना? हाँ, 10th क्वेश्चन का आंसर सी है, करेक्ट है। आगे चले, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। अगर आपका रिजल्टेंट F1 प्लस F2 है तो आप यहां से लिखोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये पुट करना है F1 प्लस F2, तब आपका आएगा रिजल्टेंट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। रिजल्टेंट F1 प्लस F2 है ना भाई, रिजल्टेंट F1 प्लस F2 है ना, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो रिजल्टेंट है उसको बराबर होना पड़ेगा ना इसके, ठीक है। तो आपका F3 जो आएगा, F3 वो माइनस R टाइम्स आएगा। नहीं समझ में आया? F3 जो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में है तो -R टाइम्स आएगा। ये बात समझ में आती है? ये अगर रिजल्टेंट है तो, अरे हाँ ना तो बोलो, यस यस सर। सर। ठीक है। तो यहां से आपका इक्वेशन ये बनेगा, सी ऑप्शन। 11th, 11th तो हो गया होगा या डाउट है? 11th में डाउट है या हो गया है? क्या आंसर आ रहा है 11th का? √5R/2 और tan इनवर्स 1/2, बी ऑप्शन। सर इसका Yes. फेज डिफरेंस नहीं निकल रहा था। क्या होता है tan phi? XL माइनस XC अपॉन R। अरे हाँ ना तो बोला करो यार, पता है ना ये चीज। tan phi क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R। तो क्या डाउट है बेटा इसमें? XL की वैल्यू दे रखी है, XC की वैल्यू दे रखी है। सर फॉर्मूला याद नहीं था। बहुत बढ़िया
अब फॉर्मूला याद नहीं तो क्या करूं फिर, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला भी भूल गए होंगे तुम लोग। नो सर। पक्का? ठीक है, 12th हुआ, 12 सवाल। क्या आंसर है 12वें का? अब मैं डिस्कस वही करूंगा जो तुम बोलोगे, वरना मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सर आंसर फर्स्ट बताऊंगा आंसर डायरेक्ट। 12th क्वेश्चन का आंसर सेकंड सही ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आंसर है। कैसे चेक करोगे? तुमको ये पता होना चाहिए कि ई बी जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? तो अगर ई और बी एक्स और वाई एक्सिस में है, तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जाएगी, राइट? तो ई डॉट बी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। नहीं समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना आपके ई और बी का, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अरे होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ई और बी परपेंडिकुलर, राइट? तो ई क्रॉस बी आपको बताएगा किसके डायरेक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। बोलो बोलो, हाँ हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी। तो अगर यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ई और वी दो वेक्टर जब मैं लूंगा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा ना जो लूंगा मैं, वो आना चाहिए जेड डायरेक्शन में। तो इन चारों वेक्टर को क्रॉस निकालो, इसका निकालो क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, सबका जब क्रॉस निकालोगे तो ये बी ऑप्शन जो है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट के कैप आंसर में, के कैप में आंसर देगा। के कैप मतलब जेड डायरेक्शन, ठीक है? -2i कैप -3j कैप, 3i कैप और -2i जे कैप का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो 5k कैप आएगा आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या निकाल लोगे? बोलिए भाई, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? सर ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है जेड डायरेक्शन में, जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी डायरेक्शन है। 13th, 13th हुआ। रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है? तो तुमको एक ऐसा मीडिया दे रहा है यहाँ पे जो कि पार्शली तो ऑयल में है, पार्शली वाटर में है, और आधी आधी डिस्टेंस पे है, ठीक है? आधी डिस्टेंस पे लेट से ये x थी, तो x/2 और x/2 बराबर डिस्टेंस पे ऑयल और वाटर इसने फिल कर रखा है, ठीक है? अब लेट से इनका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग, इसका हो जाएगा ऑयल का लेट से μ1 और वाटर का हो गया μ2, इसने बोल दिया है, राइट? तो एपेरेंट डेप्थ निकालनी है अब, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी? x/2 और μ1 से डिवाइड कर देना। इक्वेशन क्या बनेगी? एपेरेंट डेप्थ जब निकालोगे, जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? x/2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय μ2। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोल दो, आ गया सर। है ना? तो यहां से आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आ रहा है इसका? ए ऑप्शन, ठीक है? यस सर। 14th हुआ। ये तो हो गया होगा यार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना? यस सर। तो यानी कि रेडियस अगर छोटी होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। तो तुमको पता है कि आपका जो अर्थ होता है, अर्थ, वो इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज बल्ज होता है, बल्ज, रेडियस बड़ी होती है ये, यस सर। है ना? ये बड़ी होती है, और पोल पे थोड़ी सी रेडियस छोटी होती है, ठीक है? तो इस वजह से रेडियस छोटी जहां होगी वहां पे जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। 15th, 15th, 15th में करने का तरीका क्या है? डायमीटर निकालना है तुमको। तो तुमको ये पता होता है स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया होता है πd²/4। यही होगा एरिया, है ना? πr² होता है ना भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो πd²/4 हो जाएगा। तो तुमको वैल्यू दे रखी है सारी, तुमको स्ट्रेस की वैल्यू भी दी हुई है, एरिया निकल ही जाएगा यहाँ से, और एरिया निकल जाएगा तो उससे डायमीटर निकल जाएगा। 1.16 इंटू 10⁻³ 1.16 मिलीमीटर। ए ऑप्शन आंसर है। कोई डाउट इसमें? नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, अगर आप पूछोगे तो ही बताऊंगा,
क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, अब भी तुम यस या नो नहीं बोलते तो फिर मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलते हो यार, कमाल हो। 16, ये तो कल ही पढ़ा है। हम्म, अरे ये तो कल ही पढ़ा है ना, जहाँ पे वाइडर क्रॉस सेक्शन होगा वहां पे स्पीड कम होगी, जहाँ पे नैरो एंड है वहां पे स्पीड बढ़ जाती है ना। कंटिन्यूटी की इक्वेशन A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यस 17वां 17 क्वेश्चन, बी बी का ऑप्शन है डायमेंशन, इसका। बी ऑप्शन। भाई किसी भी चीज को ऐड करते हो डायमेंशन उसका सेम होना चाहिए। टाइम के साथ में अगर बी को ऐड कर रहे हो तो ये टाइम है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, टाइम। इसका भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन टाइम का। अरे टाइम के साथ लेंथ को थोड़ी ऐड कर दोगे तुम। बात समझ में आ रही है, डायमेंशन कैसे वर्क करते हैं, डायमेंशनल के रूल्स रेगुलेशंस पता है सारे। बात समझ में आई क्या बोली, अगर आपका टाइम के साथ ऐड हो रहा है बी तो बी भी क्या होगा, टाइम ही होगा, उसका डायमेंशन बी वाला ही, मतलब टाइम वाला डायमेंशन ही होगा बी का। ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन। 18, 18 का आंसर है ए ऑप्शन। हुआ 18 हुआ, v इक्वल्स टू ईडी। कुछ नहीं बोलना है क्या तुम लोगों को, हाँ कुछ नहीं बोलोगे क्या, सर रोक डाउट ले है। तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 19, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। अरे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो सवाल में मास दे रखा है, इसके अलावा क्या दे रखा है, पावर दे रखा है ना, सब चीजें दे रखी है उसने, एंड एक्सेलरेट्स। तो वो बेसिकली आपको ये पूछना चाह रहा है कि भाई वेलोसिटी किसके साथ में चेंज हो रही है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा बाकी सब क्वांटिटीज के साथ में। कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके। और कोई तरीका ही नहीं है ना, वेलोसिटी एक तरफ होनी चाहिए और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है सबको। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे आगे फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है सवाल कि वो किसके प्रोपोर्शनल है या उसका रिलेशन किसके साथ बनता है, तो कैसे निकालोगे। एलएचएस में वेलोसिटी होनी चाहिए और राइट साइड में जो भी क्वांटिटी आती है वो होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है सबको, यस सर। है ना। तो तुमको पता है पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए इंटू वी हो गया। अभी भी वी अकेला नहीं है, तो तुम इसमें क्या करोगे, पी अपॉन एम ए कर दोगे। भाई यही आएगा दिमाग में आपके। लेकिन ये आपको एक रिलेशन नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन अभी भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा है वो आपका। वो आपको पावर के बारे में जरूर बता रहा है कि कांस्टेंट है। और मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वेरिएबल मास नहीं है ना यहाँ पे। तो आप अफोर्ड क्या कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो पावर के रिस्पेक्ट में आ जाए, या मास के रिस्पेक्ट में आ जाए, या टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाए। पर एक्सेलरेशन आप नहीं रख सकते हो अपनी पिक्चर में, क्योंकि ऑप्शंस में भी नहीं है और बोल भी नहीं रहा है वो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, डीवी बाई डी से, राइट। मास इंटू डीवी बाई डी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब सिंस आप देख रहे हो कि टाइम हर ऑप्शन में, तो आपको टाइम लाना था, तो आप ले आओ यहाँ से टाइम। ये पी नॉट है, पी नॉट इंटू डी टी इधर आ जाएगा लेफ्ट में, राइट साइड में आ जाएगा एम इंटू वी इंटू डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, जो आपका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस विल बी पी नॉट इंटू टी एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 पी नॉट टी बाय एम, अंडर रूट 2 पी नॉट टी बाय एम। ये बनेगा वेलोसिटी। ये निकाल लोगे ना भाई इंटीग्रेट करके, इसको सॉल्व करके निकाल लोगे ना ये रिलेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन। काफी ज्यादा ट्यूब क्लास है यार। 20th, अगर एक कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है, सवाल पढ़ना पूरा ध्यान से, या आप सवाल पढ़ के ही आपने रिजेक्ट कर दिया होगा, उसको सॉल्व किया नहीं होगा। इसमें बात कर रहा है कि सीमेंट मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर है एक, कि जो सीमेंट मिक्स कर रहा है
जिसमें कि एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम है। ठीक है, तुमसे सवाल जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो। मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम इन रेवोल्यूशन पर मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको सवाल समझ में भी आ जाता तो भी इसके चक्कर में आप गलत करके आ जाते। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए बोल रहा है कि आपकी रोटेशनल स्पीड बताओ मैक्सिमम। तो पहली बात तो रोटेशन कंप्लीट होने के लिए जो कंडीशन है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो टॉप पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए रोटेशन? v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। ये याद रखना अगर नहीं पता है तो। ये होता है आपकी वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। सर्कल कंप्लीट होता है ना एक पूरा, अरे एक सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना, एक सर्कुलर सर्कल कंप्लीट होने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है किस पॉइंट पे? तो टॉप पॉइंट पे चाहिए होती है v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, टॉप पॉइंट पे पहुंचाने के लिए। अगर टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो घूम जाएगा पूरा वो, है ना। तो अब v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी का आप इस्तेमाल करोगे रोटेशनल स्पीड निकालने के लिए। दूसरा आप फॉर्मूला यूज करोगे इसमें v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये पता है सबको यस ना? तो ये दो चीज आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द ओमेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक ट्विस्ट आएगा क्योंकि आपको रोटेशन पर मिनट में चाहिए, रेवोल्यूशन पर मिनट सॉरी। तो एक रेवोल्यूशन करने के लिए 2 पाई घूमना पड़ता है किसी भी चीज को, 2 पाई एंगल कवर करना पड़ता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आपको ओमेगा निकालने के लिए 60/2 पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। ये मैंने मल्टीप्लाई केवल इसलिए किया है क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट में आंसर निकालना था आरपीएम में। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी ना तुम्हारी ओमेगा की, उसको इससे मल्टीप्लाई करना, तब आपका आंसर आएगा। हाँ सुहानी, सर 2 पाई में 60 होता है ना ओमेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। रेवोल्यूशन पर मिनट में निकालना है ना आपको। रेवोल्यूशन पर मिनट में निकालने के लिए क्या करोगे आप? ओमेगा जो आपका आया है उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60/2 पाई से तो करोगे। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, आप थम्स अप शो कर रहे हो, ओके ओके कूल, मेरे को दिखा नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 60/2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ओमेगा की वैल्यू कहां से आएगी? दो इक्वेशंस हैं, एक तो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी है, एक v इक्वल्स टू आर ओमेगा है। तो यहां से आएगी ओमेगा की इक्वेशन, है ना, v अपॉन आर। अब ये v की जगह रख देना तुम अंडर रूट आर जी। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ है ड्रम का 1.25 मीटर, इसको यूज कर सकते हो। इसका आंसर बता देता हूं मैं। आंसर कितना आ रहा है भाई? किसी का आया आंसर इसका? इसका आंसर आएगा आपका 27। डू सॉल्व इट अगेन। अच्छा क्वेश्चन है। 21 हुआ? 21 हुआ? क्या आंसर आ रहा है 21 का? नो सर, ये नहीं है। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, है ना। अगर हम कम टाइम में नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैं डिटेल सोल्यूशन उसका आपको बता दूंगा, है ना। आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल। तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बस लेट मी नो ना, एटलीस्ट आप मुझे बताओ तो सही कि सर कौन सी चीज है जो कि समझ में नहीं आ रही है ना। आई विल शेयर द सोल्यूशन पूरा। अगर हमारे पास टाइम नहीं मिलता है हमें इवेंचुअली क्लास में, आई विल शेयर द सोल्यूशन आपके ग्रुप में। ठीक है, बट आपको पूछना पड़ेगा उसके लिए। 21 का आंसर बताओ। नहीं हुआ? एस्केप वेलोसिटी क्या लिखते हैं? अंडर रूट 2gm अपॉन आर। यस। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है बेसिकली, क्योंकि हमको मास दिया हुआ है सेकंड वाले का, लेट से एम बी दिया हुआ है आपको ma/2, है ना। और आपको रेडियस भी दिया हुआ है RA/2। ये दो रिलेशन आपको दिए हुए, हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस। ठीक है, तो इन दोनों को आपको रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले में, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है n=4। ठीक है, VA/VB 1 आ रहा है क्योंकि 22वें का आंसर ये मैंने पढ़ाया था अभी कुछ कल ही पढ़ाया था। VG × ρ1 - ρ2/K, यस सर, डी ऑप्शन। है ना, कल ही पढ़ाया था ये। एक बॉडी पे दो फोर्स ऊपर लग रहे होते हैं, विस्कस फोर्स और बायंड फोर्स, है ना, जो कि वेट से क्या होते हैं? बैलेंस आउट, राइट। यस सर।
23 नहीं हुआ होगा, 23 हम डिस्कस करेंगे, कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तब, है ना। 68 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। अभी बता देता हूँ मैं, इसका जो कॉन्सेप्ट वो यूज हो रहा है वो बता देता हूँ, अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो तो ये, ठीक है। बाकी इसको हम जब कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद इसको अच्छे से कर भी लेंगे हम डिस्कस, ठीक है। तो बाकी इसका जो लॉजिक है वो सिंपल सा यही है कि आपका जो बीकर गर्म पानी जिसमें है, तो आपका जो हॉट वाटर है उसकी वजह से जो हीट लॉस हुई है वो हीट गेन कर ली है आपके बीकर ने, है ना। जो पानी बीकर में है और जो बीकर खुद भी है उसका भी कुछ ना कुछ मटेरियल है, उसका भी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, मतलब स्पेसिफिक हीट रहेगा, सॉरी। तो दोनों में हीट गेन हो गई है जो कि हॉट वाटर ने लूज करी है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो M2 अगर आप उसका ले रहे हो तो M2C डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1C डेल्टा टी प्लस बीकर का हो जाएगा C डेल्टा टी, ठीक है। ये इक्वेशन से आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलें, यस सर। 25वां सवाल। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम दिया हुआ है, पैरेलल पूछ रहे हैं तुमको, क्या आएगा भाई 25वें का आंसर, किसी से ए हुआ? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। 25वें का आंसर क्या आ रहा है? 200। ए ऑप्शन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हो गया ना ये। यस सर। 26 हुआ? नो सर। 26 का आ रहा है 0.216, 0.216, सॉरी नॉट ए ऑप्शन। कैसे करेंगे इसको? आपको पता है कि ये आपका जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होता है, BIL, है ना। Yes, एल sir. इफेक्टिव रादर यू शुड यूज। अब सिंस यहाँ पे आपका CD में पूछ रहा है ना, ये CD में, तो इस CD वाले को आप ध्यान से देखो। आपको याद आ रहा होगा कि BIL जो फॉर्मूला तुमने डिराइव भी किया था वो DL क्रॉस R से किया था, राइट? सॉरी, DL क्रॉस I, D मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय L, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, हाँ, DL क्रॉस B, DL क्रॉस B से किया था आपने ये, है ना। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपका DL वेक्टर जो आप लेते हो वो करंट की डायरेक्शन में लेते हो, ये बात याद आ रही है सबको? अगर B ये है तो DL इधर आएगा, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, DL sir. वेक्टर इधर आएगा ना CD में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना बेटा वो आपको लेना है। जब आप BIL लिखोगे तो इसमें आप L इफेक्टिव लिख कैसे लिखोगे, B इंटू I इंटू L, और इसके बीच का जो एंगल है साइन थीटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू कैसे लोगे, इन दोनों के बीच का एंगल। तो आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 60, ये वाला 60 और ये वाला 60, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल। तो साइन 60 यू नीड टू यूज, एज इन B 0.5 इंटू I 10 और L इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5 साइन 60। बस ये याद रखना कि 5 साइन 60 को डायरेक्टली मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है 5, तो आपको 10 की पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना। जब आप इस चीज को लिखोगे तो 5 साइन 60 को आप मल्टीप्लाई करना 10 की पावर -2 से, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। आया समझ में? आगे चलें, Yes, ठीक है। sir. हाँ, एज आई वाज सेइंग, अगर कोई क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन डिस्कशन में समझ में नहीं आता है इन केस, और आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, पर्सनली भी पूछ सकते हो डिस्कशन के बाद, और इसमें भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन, मुस्कान, सुहानी, सना, अंशिका, दीप्ति, जो भी, कार्तिक, जो भी आए ना क्लास में, जसनूर, आप लोगों को अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिटेल सोल्यूशन चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था उसमें आपको लग रहा था कि सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है अभी, है ना, तो वो बोल दिया करो, ताकि अगर क्लास में टाइम की लिमिटेशन में हम नहीं समझ पाए ना कोई चीज, तो मैं आपको डिटेल सोल्यूशन क्लास के बाद भेज दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है सुहानी, रुको मैं लिखता हूँ, ठीक है। बट डू नॉट इग्नोर द डाउट, ठीक है, दिस इज माई नंबर, ठीक है, नोट कर लो भाई जिसके पास नहीं है। डू नॉट इग्नोर द डाउट, अगर कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो नहीं क्लियर हो रहा, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेहनत करी है, टाइम दिया है, पेपर में दिमाग लगाया है उस पर, तो उसका उस चीज पे डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो। कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो याद करनी पड़ती हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत होती होंगी, है ना। केमिस्ट्री में मैम बताते होंगे कि ये एक्सेप्शन है, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको नहीं लॉजिकली सोचना है ज्यादा, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, होती है ना, ऐसी कुछ चीजें होती हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो
उस केस में फिर ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती। 3% ऐसी होती है। 97% के लॉजिक्स होते हैं हमारे पास, बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, है ना, हमारे पास है लॉजिक्स चीजों के। तो इग्नोर मत करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा बताओ, आपको डिस्कशन, या तो डिस्कशन में क्लियर कर दूंगा मैं, या फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर टाइम नहीं है तो। 27 का आंसर E इक्वल्स टू क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी। यस सर। एम डी आई बाई डी टी, राइट। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ यहां से निकल जाएगा, क्योंकि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है। डी आई बाई डी टी तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे डी आई बाई डी टी? डी आई यानी चेंज इन करंट, कितना आ रहा है चेंज इन करंट? 0.5 माइनस 0। और टाइम में चेंज कितना हुआ है? 0.01 सेकंड का दिया हुआ है ना सवाल में, यस सर। है ना। 0.5 जा रहा है जीरो से, तो ये डी आई बाई डी टी बन गया आपका। और एम की वैल्यू तो दी हुई है 0.75 हेनरी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई इसका? 37.5। सर डी ऑप्शन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। 4213, 4213 ए ऑप्शन, ठीक है। याद रखना, Yes. अगर नहीं नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सब नहीं पता हो सकता, इट इज एज इजी एज दैट। बट इसमें कुछ चीजें आपको अगर पता है ना, एक या दो भी, तो भी शायद मेरे ख्याल से सॉल्व कर पाओगे तुम। जैसे रेडियो वेव का तुमने सुना होगा कि टेलीविजन और सेल्युलर फोन्स में यूज होती है रेडियो वेव्स, सुना है किसी ने ये? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बट अगर एक भी चीज सुनी है ना तो इजी हो जाता है फिर, ठीक है। अब याद रह जाएगा अगर, तो बहुत बढ़िया बात है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो यूज होती है डिटेक्टिंग फोर्ज्ड बैंक नोट्स में। जो आपके नोट होते हैं ना, नकली नोट बनाते हैं कई लोग, है ना, तो उनको पकड़ने में अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। आगे चलते हैं। 29th, The second option. लैम्डा डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। Yes sir. कौन सा ऑप्शन है? So B option. बेटा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी पे आप कमेंट करोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। अरे फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है ना। आप यस जब सर। एयर से वाटर में जाओगे, अपना मीडियम चेंज करोगे, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है ना। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड और वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे, है ना। क्यों चेंजेस आएंगे? क्योंकि अब मीडियम में चेंज होते हैं, तो हमको पता है कि स्पीड तो चेंज होती ही है, होती है ना चेंज। स्पीड तो चेंज होगी जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ इंटू लेमडा, सॉरी स्पीड क्या होती है? एफ इंटू लेमडा। अरे यही होती है ना स्पीड, एफ Yes इंटू sir. लेमडा, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है। तो अगर एयर से वाटर में जाओगे तो स्पीड कम हो, स्पीड क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी। बोलो हाँ या ना, तो बोलो यार। एयर से वाटर में जाओगे तो स्पीड डिक्रीज होगी। अरे Sir. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है ना हमको। तो अगर वाटर में जाते हैं तो रिलेटिवली पास होते हैं पार्टिकल्स आपके, तो स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। तो अगर v डिक्रीज होगा तो लेमडा भी डिक्रीज होगा। क्या आंसर आएगा इसका? बी ऑप्शन। Yes sir. 30th का आंसर बताओ भाई। इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कौन? नहीं भाई, इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है हमेशा? अरे कैसी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स? ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये ऐसी चीजें गलत नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। क्या आंसर आएगा 30th का? So C option. सी ऑप्शन, ठीक है। गलत हुआ है क्या किसी का ये? बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो 9th 10th के हैं वो एटलीस्ट वो गलत मत करो ना। 31st हुआ, 31st हुआ। क्या आंसर आ रहा है? 0.75x। यस सर। आया किसी का? यस सर। कैसे करेंगे? सर म्यू कैसे से करेंगे? डिवाइड करेंगे। हाँ, जो नई वेवलेंथ निकालोगे तुम,
लेट से नई वेवलेंथ जो है वो लैम्डा डैश है, कुछ अलग ले लो, वो लैम्डा बाई एन ही तो होगी। नई वेवलेंथ जो आप निकालोगे, अरेंजमेंट आपने किया, वाटर में डिप कर दिया, तो आपकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए अब वाटर में डिप करने के बाद। तो पहले तो आपको नई वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर आपको नया सेपरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेशन जो होता है, सॉरी, आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डिपेंड करती है लैम्डा पे। लैम्डा डी अपॉन डी होती है ना, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, ये याद है ना सबको, यस सर। है ना। फ्रिंज सेपरेशन कितना हो जाएगा, फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। तो नया लैम्डा आ गया है अब। तो नया लैम्डा जो है वो लैम्डा अपॉन एन है। एन का है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नया लैम्डा निकालो, इसमें पुट करो, एंड दैट विल यील्ड योर आंसर 3/4 टाइम्स आ जाएगा। 3/4 टाइम्स विच इज 0.75 टाइम्स एक्स। पुराना वाला अगर एक्स था तो 0.75 टाइम्स या 3/4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, सॉल्व करके बताऊं या हो जाएगा? बेटा कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, हाँ ना, हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ तो बोलो। हो जाएगा सर। अगला सवाल। सर अब सी ऑप्शन। अगला सवाल जो है वो आपसे होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि एक बार पहले भी डिस्कस किया है ये चीज, है ना। कर्व वाइज हमने डिस्कस किया है कि स्लोप जो आइसोथर्मल का होता है वो कम होगा एडियाबेटिक से। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का सी आंसर क्या ऑप्शन होगा? सर। सी ऑप्शन, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एडियाबेटिक ए है, बी है आइसोथर्मल। ठीक है, स्लोप से देखेंगे सीधे डायरेक्ट। किससे देखेंगे बच्चा, बोलो। सर स्लोप से, है ना। इसको लिख लो चाहे तो कहीं पे, अगर याद नहीं रहता है तो। एडियाबेटिक कर्व, स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका जो स्लोप है एडियाबेटिक कर्व का वो ज्यादा होगा हमेशा किससे, आइसोथर्मल से। स्लोप्स ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो ए और बी अकॉर्डिंगली एडियाबेटिक और आइसोथर्मल हो जाएगा। अगला वाला तो आपका कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लो अगर याद नहीं भी है तो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की फॉर एन आइडियल गैस 3/2 टाइम्स KT होता है। ठीक है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और 3/2 टाइम्स होता है। सी ऑप्शन। 34th, 34th भी ये डिस्कस हुआ एक पर्टिकुलर केस में। सर ए ऑप्शन आएगा। ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई टाइम्स, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई टाइम्स, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/N। डिस्कस करना है या पता है ये? सर पता है। ठीक। 35th नहीं हुआ होगा तुमसे शायद, हुआ 35th हुआ? ए ऑप्शन है 35th का। लॉजिक दे रहा है, ये लॉजिक क्या दे रहा है, 2000 वोल्ट AC जो है डेंजरस है 2000 वोल्ट DC से। क्यों? क्योंकि AC जो है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इसकी पीक वैल्यू 200 वोल्ट से भी ज्यादा आएगी। ये बात समझ में आती है आपको? सिंस ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है यहाँ पे, जो पीक वैल्यू है वो 200 वोल्ट से भी ज्यादा आ सकती है ना। अरे पता है ना सबको ये चीज। यस ERMS, सर। है ना, जो वैल्यू है आपकी वो RMS वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों अलग अलग होती है। तो आपकी पीक वैल्यू तो 2020 से भी ज्यादा आ सकती है, जबकि DC की जो है वो तो इतनी ही रहेगी, 200 वोल्ट ही रहेगी। इसकी 200 से भी ज्यादा चली जाएगी, 311 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, 311 वोल्ट, तो ज्यादा डैमेज करेगी वो। इसलिए आंसर क्या है, ए ऑप्शन। 36 आंसर डिस्कस करते हैं अब यार डायरेक्टली। 36 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। हुआ 36? 36 हुआ। सेकेंडरी मिनिमा निकालना है ना आपको, सेकेंडरी मिनिमा निकालना है अगर आपको, तो आप बोल सकते हो डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होता है। कहाँ गया सवाल, ये रहा। डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हमने लास्ट पेपर में भी किया हुआ है सेम क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, है ना।
वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना आपका सेकंड, मतलब अगर सेकेंडरी मिनिमम आपको निकालना है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, एन लेमडा अपॉन डी से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, जो कि आएगी आपकी 1, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू थीटा 90 है। तब आप यहाँ पे से सेम फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल सकते हो। एन हो जाएगा डी अपॉन लेमडा, जो कि आएगा आपका 100। तो एक साइड पे टोटल मिनिमा आपके आएंगे 99, एक साइड पे 99, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएंगे 99 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि n की वैल्यू मैक्सिमम साइन थीटा इक्वल्स टू 1 पे आ रही है, n की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि एक साइड 99 है और दूसरी साइड भी 99 है, तो टोटल कितने हो गए 198। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 37 हुआ, 37 हुआ। अरे आंसर बताओ 37 का। आंसर तो बताओ, हो गया तो आंसर बताओ ना, कितना आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है 38। 38 का कितना आंसर आ रहा है? ए ऑप्शन। ये तुमने किया नहीं होगा शायद, पढ़ा है 38? पढ़ा है किसी ने 38 किया किसी ने? अब तो तुमको आवाज ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। बेटा आइडियल गैस के केस में क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता यस सर। है ना? तो सीपी माइनस सीवी क्या है? 1.06 आर है, यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा, 1.06 आर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, क्योंकि आइडियल गैस में तो सीपी माइनस सीवी आर होता है। तो इसकी इसमें जो प्रेशर है वो हाई रहेगा और टेम्परेचर लो रहेगा, ऐसा रियल गैस के लिए होता है। प्रेशर हाई रहता है और टेम्परेचर लो रहता है फॉर रियल गैस। अगर नहीं आता तो अभी याद रखना है आगे से, ठीक है। पता कैसे चला रियल गैस की बात हो रही है? क्योंकि सीपी माइनस सीवी आर नहीं है, हमारे सवाल में बोला हुआ है उसने कि सीपी माइनस सीवी 1.06 आर है, विच इज द केस ऑफ रियल गैस, नॉट आइडियल गैस, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे कि टेम्परेचर कम रहता है इन केस ऑफ आइडियल गैस एज कंपेयर टू द सॉरी रियल गैस एज कंपेयर टू द आइडियल गैस, और प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है, अगर हम सेम सिचुएशंस में बात कर रहे हैं तो। यहां से आप बता सकते हो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 39 3K ए ऑप्शन आ रहा है। हुआ 39 सबसे? ए ऑप्शन इज द यस राइट सर। आंसर, बहुत बढ़िया। 40th का आंसर बताओ, 40th का आंसर बी ऑप्शन। हुआ फर्स्ट 40th ऑप्शन। क्वेश्चन? 40th का आंसर बी ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन, 80 मीटर। इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 0.3 साइन 0.157x cos 200 पाई टी, राइट। तो k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितनी है? 0.157। समझ में आ रहा है? k की वैल्यू दिख रही है सबको? साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना? यस। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 200 पाई। ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी सबसे पहले। अब यस फ्रीक्वेंसी सर। सेंस 100, फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखी है कितनी? 100। ये आपको पता कैसे चला? क्योंकि आपको फोर्थ हार्मोनिक दे रखा है। अब देखो कुछ चीजें इसमें तुमको पहले से पता होंगी अगर साउंड वेव पड़ी हुई है तो, ठीक है। आपको वेलोसिटी लिखनी है अगर, तो आप लिखोगे ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। अब ओमेगा और के दोनों दिया हुआ है, 200 पाई 0.157। तो यहां से आपका आएगा वेलोसिटी 4000 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक जो ये बोल रहा है, ये फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इसके लिए, वो करते हैं एनवी अपॉन 2L। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी होनी चाहिए थी ऐसे, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी लेंथ ऑफ द इम्पोर्टेंस, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी नहीं हुई है। इसको ये हुआ किसी से? हुआ 40th क्वेश्चन हुआ? किसी ने अटेम्प्ट किया है? मुझे लग रहा है नो तुमने अटेम्प्ट सर। ही नहीं किया है। किसी ने भी नहीं किया चारों में? अरे अटेम्प्ट किया है 40th क्वेश्चन किसी ने? सुहानी? नो सर। सर
आपने भी नहीं किया, ठीक है, मैं करेक्शन करवा दूंगा, कोई ना, ठीक है। बट तरीका समझ लो, तरीका क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी फोर्थ हार्मोनिक में जब निकालनी है, साउंड वेव पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे भी सही इसको अच्छे से, ठीक है। वो आप कैसे निकालते हो, NV/2L से, NV/2L, ठीक है। तो n की वैल्यू दे रखी है 4, फोर्थ हार्मोनिक, जो nth नंबर ऑफ हार्मोनिक होता है ना, उसकी वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है NV/2L। तो n की जगह फोर लिख देंगे क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक की बात हो रही है। V आपने अभी अभी निकाला है, और L हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज। हाँ सुहानी बोलो। सर अगर इसमें ओवरटोन हमें गिवन होता तो हम एन की वैल्यू क्या लेते? दोबारा बोलो। सर अगर क्वेश्चन में ओवरटोन हमें गिवन होता तो एन की वैल्यू हम क्या लेते उस टाइम पे? अगर आपको ओवरटोन गिवन है तो आप, जो आपको वैल्यू दी हुई होगी ना बेटा, उस केस में n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है। जो nth ओवरटोन होता है वो किसके इक्वल होता है, n+1 हार्मोनिक के बराबर होता है। ये बात पता है आपको? यस सर। nth ओवरटोन इज इक्वलेंट टू n+1 हार्मोनिक, तो अकॉर्डिंगली ले सकते हो आप। दिया हुआ ओके होगा ना सर। आपको, जैसे यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक दिया हुआ है, तो यानी कि ओवरटोन कौन सा हो गया, थर्ड ओवरटोन। तो यानी कि आपको थर्ड, n इक्वल्स टू क्या लेना है, 3 लेना है। बात समझ में आ रही है? nth overtone is equivalent to n+1 harmonic. Accordingly, you can take the value. ओके सर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। 41st इसको डिस्कस करेंगे 40th को, साउंड वेव पढ़ने के बाद। साउंड का भी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, तो इसलिए हो सकता है आपको समझ में वैसे भी नहीं आया ये। 41st का आंसर बताओ भाई जल्दी। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा 41st सर। बेटा ए आएगा, 41st का फर्स्ट बी आएगा। ऑप्शन। Magnus effect is consequence of Bernoulli's principle. Magnus effect is a consequence of Bernoulli's principle. A cricketer while spinning a ball makes it to experience Magnus effect. ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन Magnus effect से आपने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर करते टाइम आपको नहीं पता हो। और Magnus effect हमारे कोई सिलेबस भी नहीं है, कोई ऐसा अलग से किसी ने बोला नहीं कि मैग्नेस, पर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी अब एग्जाम, अब क्वेश्चन आ गया है तो हम पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो स्पिनिंग होती है ना बॉल की, वो फ्लूइड में किस तरह से हो रही है, बॉल जब आप फेंकते हो, स्पिन कराते हो, तो एक साइडवेज फोर्स लगता है उसमें, जिससे कि वो कर्व हो जाती है, उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी चेंज हो जाती है। ये होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो याद आ रहा है बर्नौली प्रिंसिपल में भी हम ये पढ़ते हैं। बर्नौली जब हमने पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था हमने, है ना, कि किसी भी फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस कैसे निकाल रहे हो तुम, है ना, जब इसमें वेलोसिटी का इफेक्ट भी आ रहा है, प्रेशर का इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो बर्नौली प्रिंसिपल से समझते हैं, ठीक है, कि भाई फास्टर मूविंग फ्लूइड्स जो है वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जहां पे फ्लूइड फास्ट मूव कर रहा है वहां पे प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो बॉल स्पिन हो जाती है एक पर्टिकुलर साइड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। आगे चलते हैं। 40 सेकेंड, 42वें का आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन आ रहा था। 40 सेकंड का आंसर तो मुझे भी नहीं पता यार, ये तो देखना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं या तो इसको। 40 सेकंड का ए ऑप्शन है, यस सर। 40 सेकंड का ए ऑप्शन है। हो गया ये? यस सर। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन मैक्स लैम्डा मैक्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट R इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा मैक्स, 1/लैम्डा मैक्स, लाइमन की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? है ना, लैम्डा मैक्स निकल जाएगा और लैम्डा मिनिमम भी निकल जाएगा। लैम्डा मिनिमम कब निकलता है, जब हम एनर्जी लेवल जो लेते हैं वो इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। लाइमन की बात हो रही है तो यहाँ पे तो अभी भी 1/1 का स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कहाँ से ले रहे हैं फिर हम, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जम करा रहे हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। किसके लिए, लैम्डा मिनिमम के लिए। ये बात याद रखना भाई सब लोग, है ना। मिनिमम लैम्डा के लिए इन्फिनिटी से हम जम कराते हैं, जो फाइनल एनर्जी लेवल होता है जहां से करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका आंसर आ जाएगा 910 एंगस्ट्रॉम। कूल। आगे चलें, शॉर्टेस्ट यस। एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने का तरीका है।
43 का आंसर 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। 4 टाइम्स हो जाएगी ना, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स क्या, 4 टाइम्स क्या, जो आपकी हीलियम का न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 4 टाइम्स। ठीक है, माइनस करोगे तुम 4 टाइम्स 7, माइनस करोगे तुम किसको, 4 टाइम्स इसका ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज 1.1, so it will give you 23.6 approximately इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी आंसर दिया हुआ है, यूनिट का कोई इशू नहीं है। 44th का आंसर सर सी फुल आ रहा वेव, था। फुल वेव रेक्टिफायर है बेटा ये। आउटपुट की बात कर रहा है, इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी, अक्रॉस ए और सी की बात हो रही है। 4 आपके यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफाइड है यहाँ पे, मतलब वो नाम गलत दे रखा है, बट ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम एक्सीड हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे थ्रू आपका वो चैट, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, और मुझे डाउट है तो आप स्पेसिफाई कर दो ताकि मैं आपको स्पेसिफिकली वो आंसर के सॉल्यूशंस भेज दूं। बताओ, सर ये वाला तो 44 दो। 44th में डाउट है। 44th को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बता दूंगा। 4 डायोड जब लगते हैं, वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है ये कि फुल वेव रेक्टिफायर बनता है इस केस में। ठीक है, अगर आपके 2 डायोड लग रहे हैं तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, या फिर यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं तो 2 साइकिल्स बनेगी, 2 हाफ आपकी साइकिल्स बनेगी, जो कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर यील्ड करेगा। ठीक है, बट ठीक है, आई विल शेयर यू द डिटेल सोल्यूशन भी इसका, नो प्रॉब्लम। 45th में भी डाउट है क्या, जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक है, 45th का आंसर क्या आया, वैसे किसी का आया है 0.80 आ रहा है इसका। ठीक है, इसका भी मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, बोथ फॉर बोथ द क्वेश्चन आई शेयर द सोल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, ओके सर। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।